डियर स्टूडेंट्स, आशा है इस कोरोना काल में आप सपरिवार अपने घर पर स्वस्थ होंगे। आशा करता हूँ आप हमेशा स्वस्थ और मस्त रहें। आज का हमारा वीडियो है संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम इन इंडिया, भारत में संघीय व्यवस्था। इस संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चूँकि भारत राज्यों का संघ है, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत के संविधान में संघीय या संघात्मक सरकार की व्यवस्था को अपनाया गया है। वैसे भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि उसके स्थान पर राज्यों के संघ यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आपको विदित है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका तात्पर्य यह होता है कि भारत का मतलब होता है राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी वर्तमान समय में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश वो राज्यों का संघ कहलाता है। और उसी के संदर्भ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी भारत से तात्पर्य संपूर्ण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार राज्यों के संघ से 2 बातें उभर कर सामने आती है। पहला है, अमेरिकी संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्यों के बीच आपसी सहमति से भारत संघ का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि राज्यों के समूह को संघीय व्यवस्था कहा जाता है। तो अमेरिकी संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है, तथा राज्यों को यह अधिकार भी नहीं है कि वे स्वयं को अपनी इच्छा से संघ से अलग कर सकें। फेडरेशन संघ है क्योंकि वह अविभाज्य है, यानी फेडरेशन का मतलब होता है संघ और संघ का मतलब होता है समूह जो विभाजन योग्य नहीं होता, इसलिए वह अविभाज्य है, यानी राज्यों को अलग अलग नहीं बांटा जा सकता है। जैसा कि आपको विदित है, भारतीय संघ में अब 28 राज्य और 9 संघीय क्षेत्र हैं। पहले 29 राज्य थे और 7 संघ शासित क्षेत्र थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद अब राज्यों की संख्या 28 हो गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए इन 28 राज्यों के समूह को संघ कहा जाता है और इसी से संघीय व्यवस्था प्रचलन में आई है। भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने की आवश्यकता क्यों हुई, इस संदर्भ में आपको अवगत कराऊंगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को 2 कारणों से अपनाया। प्रथम, देश का वृहद आकार एवं विशाल जनसंख्या। चूँकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, विश्व का वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो बहुत बड़ा आकार लिए हुए है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। चूँकि देश बहुत बड़ा है, विशाल जनसंख्या है, इसलिए शासन व्यवस्था ठीक से संचालित हो सके, इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को ही
संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो पहला कारण था देश का वृहद आकार एवं विशाल जनसंख्या। चूँकि देश बहुत बड़ा है और केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण भारत देश में शासन व्यवस्था का संचालन करना बहुत कठिन कार्य था, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में ये व्यवस्था की कि चूँकि देश की शासन व्यवस्था सफल तरह से संचालित हो, अच्छी तरह से संचालित हो, इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून का निर्माण करती है और कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार कानून का निर्माण करती है। इसका विस्तृत विवेचन मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा कारण है सामाजिक सांस्कृतिक विविधता। सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के कारण भी भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता है। साउथ की दक्षिण क्षेत्रों की सामाजिक और सांस्कृतिक विषमता अलग है। उत्तर के राज्यों की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति अलग है। पूर्व पश्चिम के राज्यों की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता अलग तरह की है। इसलिए इन सब को एक कड़ी के रूप में बांधने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं राष्ट्रीय एकता में अभिवृद्धि होगी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान को संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाने के रूप में प्रचलित किया है। संघ शासन दो रूपों से निर्मित होता है। पहला है संविधान के द्वारा क्षेत्र के आधार पर शक्तियों के केंद्रीयकरण या विभाजन की जो स्थिति अपनाई जाती है, उसके आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे राजनीति शास्त्रियों ने राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को दो भागों में एकल व संघीय में वर्गीकृत किया है, विभाजित किया है। परिभाषा के अनुसार एकल या एकात्मक सरकार वह है जिसमें समस्त शक्तियाँ एवं कार्य केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों में निहित होती है। दूसरी ओर संघीय सरकार वह है जिसमें शक्तियाँ संविधान द्वारा केंद्र एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। इसलिए भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो संघ शासन से दो रूपों में निर्मित होता है कि शक्तियों का विभाजन एकात्मक शासन से और संघात्मक शासन से है। एकात्मक का मतलब समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित होती हैं और संघात्मक का मतलब होता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। तो भारत देश में भी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है। भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता बहुत अधिक है। इसलिए भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। नेक्स्ट है संघात्मक व्यवस्था और उसके लक्षण। देखिए, संघात्मक शासन शब्द कैसे प्रचलन में आया। संघ शासन शब्द को लैटिन शब्द फोइडस FOUDES से लिया गया है, जिसका अभिप्राय है संधि या समझौता। इस तरह
संघ शासन एक नया राज्य राजनीतिक व्यवस्था है जिससे विभिन्न इकाइयों के बीच संधि या समझौते के तहत निर्मित किया गया है। संघों की इकाइयों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे अमेरिका में इन इकाइयों को राज्य कहा जाता है, स्विट्जरलैंड में कैंटन कहा जाता है, कनाडा में प्रांत तथा रूस में इन इकाइयों को गणतंत्र के रूप में जाना जाता है। इसलिए लैटिन शब्द फोइडस से लिया गया संघवाद शब्द का अर्थ है संधि या समझौते जो विभिन्न इकाइयों के बीच होता है, और इन विभिन्न इकाइयों को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसा मैंने अभी बताया, अमेरिका में इन्हें राज्य कहा जाता है, स्विट्जरलैंड में कैंटीन, कनाडा में प्रांत और रूस में गणतंत्र के रूप में जानी जाती हैं। तो भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है, क्योंकि कनाडा में भी केंद्र सरकार अधिक सशक्त होती है। संघवाद की कुछ परिभाषाएं हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। संघवाद वह यंत्र है जिसके द्वारा राज्य की समस्त शक्तियों का विभाजन दो प्रकार की सरकारें, केंद्रीय सरकार और राज्यों की सरकार के रूप में होता है। इसका तात्पर्य यह है कि संघवाद वह यंत्र या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की समस्त शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के रूप में होता है, और ये इसलिए किया गया है ताकि देश की शासन व्यवस्था अच्छी तरह से चल सके, देश की शासन व्यवस्था का संचालन ठीक से हो सके। इसलिए व्यवस्था बनी रहे, और ये व्यवस्था तभी बनी रह सकती है जब केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न विषयों में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। इस संदर्भ में फाइनर ने लिखा है, यह एक शासन है जिसमें सत्ता और शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्रों में निहित होता है और दूसरा भाग केंद्र में। इसका तात्पर्य भी यही है कि संघवाद एक शासन है जिसमें सत्ता और शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्रों में और दूसरा भाग केंद्र में होता है। यानी जो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, उनमें जैसे आपको विदित है 97 विषय संघ सूची में है जिस पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, और पहले राज्य सूची में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं जिस पर कानून निर्माण का अधिकार राज्य सरकारों को होता है। इसलिए फाइनर ने कहा है कि संघवाद एक शासन है जिसमें सत्ता और शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच। डाइसी के अनुसार संघीय राज्य एक ऐसी राजनीतिक रचना है जिसमें राष्ट्रीय एकता और शक्ति तथा प्रदेशों के अधिकारों की रक्षा करते हुए दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। हालांकि आपको विदित है कि शासन व्यवस्था के संचालन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है, तो भी संकट काल के दौरान राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर केंद्र सरकार को कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। साथ ही जो तीसरी अनुसूची है समवर्ती सूची, जिसमें पहले 47 विषय थे अब 52 हो गए, उस पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को होता है। लेकिन जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया था कि अगर समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम और मान्य होता है। यानी समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को होगा। तो
राष्ट्रीय एकता और शक्ति तथा प्रदेशों के अधिकारों की रक्षा करते हुए दोनों में सामंजस्य स्थापित किया गया है और ये सामंजस्य की स्थापना भी संघीय शासन को परिलक्षित करती है। वस्तुतः संघवाद सीमित सरकार का सिद्धांत है, जिसमें संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और राज्यों की सरकारों दोनों की ही शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है। इसलिए ये भी कहा गया है संघवाद के संदर्भ में, भारत के संविधान के विशेष संदर्भ में, कि संघवाद सीमित सरकार का सिद्धांत है। सीमित सरकार से तात्पर्य ये होता है कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सामान्य परिस्थितियों में जिस सूची में जो विषय उल्लेखित हैं उन्हीं विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार होगा। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की शक्तियों को इस व्यवस्था में सीमित कर दिया गया है। इसलिए संघवाद सीमित सरकार का सिद्धांत भी कहलाता है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए ये प्रावधान कर दिया गया है कि सामान्य परिस्थितियों में केंद्र सरकार उन्हीं विषयों पर कानून निर्माण करेगी जिनका उल्लेख संघ सूची में है। इसी प्रकार राज्य सरकार उन विषयों पर कानून का निर्माण करेगी जिनका उल्लेख राज्य सूची में उल्लेखित है। और जैसा कि मैंने भी आपको बताया, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून निर्माण का अधिकार है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम और मान्य होता है। संघात्मक व्यवस्था के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, जैसे लिखित और कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति विभाजन, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय और उच्च सदन का राज्य सदन होना, ये भारत में संघात्मक व्यवस्था के प्रमुख लक्षण हैं, जिनका विस्तार से मैं आपको कल एक एक लक्षण के बारे में, एक एक विशेषता के बारे में बताऊंगा। कल के वीडियो में मैं आपको इनके प्रमुख लक्षणों के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।